गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ाया था। तो मैं आपको पिछली बार भी धारामापी दिखा चुका था। इसमें देखिए एक शब्द आया है इसमें वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है कि किसी परिपथ में किसी खंड के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग होता है वो युक्ति वोल्ट मीटर कहलाती है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या होता है, किसी परिपथ, जैसे परिपथ है, इस परिपथ के जैसे मानिए ए और बी, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, तो मैं इन दो बिंदुओं के बीच इस वोल्ट मीटर को जोड़ दूंगा। वोल्ट मीटर यह है, इस वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, किसी परिपथ के किसी खंड के दो सिरों के बीच विभवांतर निकाल, जैसे प्रतिरोध है R2, इसके इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, तो हम इस वोल्ट मीटर को इस खंड के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहां पे ऐसे करके ये आपने जोड़ दिया। बस ये वोल्ट मीटर क्या गया, इस R2 प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम में क्या होगा, जो विभवांतर इस R2 के सिरों के बीच का होगा वही विभवांतर इस वोल्ट मीटर के सिरों के बीच का भी होना चाहिए। अर्थात वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक देगा, जो विभवांतर देगा, वही क्या होगा, इस R2 के सिरों के बीच का भी विभवांतर होगा। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े तो समांतर क्रम में हर अवयव में विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, परंतु यहां पर हमने ये भले क्या दिया कि वोल्ट मीटर के द्वारा यहां पर विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, किसके सिरों के बीच का विभवांतर, इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो क्या जब इस वोल्ट मीटर को इस प्रतिरोध के साथ जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा, क्या तब भी यहां पर टोटल प्रतिरोध R2 ही रहा। जब तक ये वोल्ट मीटर यहां पर नहीं था, तब हम केवल इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर जोड़ते थे। हमारा काम था इस R2 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना, सिरों के बीच का विभवांतर निकालना। पर जब हमने वोल्ट मीटर यहां पर जोड़ दिया, तो वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद क्या यहां पर अब भी टोटल विभवांतर यहां पे, टोटल प्रतिरोध यहां पर अभी भी R2 है क्या, नहीं। क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर होगा, ये वोल्ट मीटर भी क्या होगा, ये भी इसमें मोटर, इसमें भी क्या कुंडली है, तो कुंडली का अपना प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसमें वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध होगा, ये एक अलग से प्रतिरोध है R2, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ गए। तो समांतर क्रम में यहां पर दो प्रतिरोध जुड़ गए, तो इनके कारण यहां पर एक नया प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। उससे क्या होगा, यहां पर अब नया प्रतिरोध R2 नहीं होगा, बल्कि कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि हम निकाल किसके सिरों के बीच का विभवांतर रहे थे, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर, परंतु वोल्ट मीटर को जोड़ने पे यहां पर जो विभवांतर निकला वो R2 प्रतिरोध का नहीं निकला, वो किसी अन्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का निकल गया, क्योंकि यहां पर अब परिणामी प्रतिरोध R2 नहीं है। ठीक है, देखते हैं, इसको समझते हैं। और वोल्ट मीटर को हम धारामापी से बना सकते हैं, इसका धारामापी का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। ये मान के चल रहे हम कि मुझे इस R2 के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना था। किसके सिरों के बीच का विभवांतर, R2 के। यहां पर दो प्रतिरोध है R1 R2, इनमें इस बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध R2 के सिरे हैं A और B, ये A और B बिंदु के बीच ये वाला प्रतिरोध जुड़ेगा। हमने A और B के बीच का विभवांतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे विभवांतर यहां पे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम सबसे पहले यहां धारा देखेंगे। धारा कितनी जा रही है इस परिपथ में, माना इस परिपथ में धारा बह रही है I। ठीक है, तो इस धारा का सूत्र क्या होगा, परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, ये ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R, तो यहां पर V की जगह पाएगा इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E अपॉन R के स्थान में टोटल प्रतिरोध। ये हो गया। ये तब है जब यहां पर हमने कोई वोल्ट मीटर
नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो हमको परिपथ में धारा का मान मिल गया, धारा का सूत्र मिल गया। अब बताइए इन ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, यानी जो ए और बी के बीच कौन जोड़ रखा है, प्रतिरोध R2। तो प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर वो कैसे निकलेगा, पुनः ओम के नियम से विभवांतर भी बराबर होता है I इंटू R। तो R मतलब जिस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं, हम यहां पर विभवांतर निकाल रहे हैं R2 के सिरों के बीच का, तो R के स्थान पे R2 आ गया। तो B इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2। I मतलब इसमें बहने वाली धारा, तो जब यहां से धारा I बह रही है तो यहां से धारा कितनी बहेगी, I बहेगी, और I धारा यहां से वापिस आएगी। तो इस प्रतिरोध में धारा I इंटू ये वाला प्रतिरोध I इंटू R2, ये क्या देगा, ये देगा R2 के सिरों के बीच का विभवांतर। ये इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का वास्तविक विभवांतर होगा। ठीक है, यानी R2 के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होना चाहिए, V। अब V का मान क्या है, V इक्वल टू I का मान यहां से रख दो समीकरण नंबर 1 से, I के स्थान पे क्या है, E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 से हमको क्या मिला, इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, उसका मान है। अब हमने कहा कि विभवांतर को नापने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिखेगा तो नहीं विभवांतर, विभवांतर का सूत्र ये होना चाहिए था। अब हमने ये मान प्राप्त करने के लिए, V का ये मान प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे वोल्ट मीटर जोड़ दिया। यहां पे किस क्रम में, समांतर क्रम में। हमेशा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिस खंड के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है, जैसे इसके सिरों के बीच का निकालना है, तो इसके साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दो। ठीक है, आपने यहां पर ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक, ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया आपने, वोल्ट मीटर इसका समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ दिया तो कुछ ना कुछ धारा इस वोल्ट मीटर से भी, अब क्या होगा, ये I धारा यहां से आई, तो I धारा यहां पर आने में बढ़ जाएगी, कुछ धारा ऊपर जाएगी। अब वोल्ट मीटर में कुछ धारा किस में जाएगी, इस प्रतिरोध R2 में। पर धारा दोनों में भले ही एक I धारा नहीं जाएगी, I का कुछ हिस्सा V में, कुछ हिस्सा R2 में जाएगा। ठीक है, परंतु ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ के जितना विभवांतर यहां हो, ये वोल्ट मीटर नापेगा, वही विभवांतर किसका माना जाएगा, इस प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां पर ये वोल्ट मीटर जोड़ने पे ये विभवांतर कितना नाप रहा है, क्या ये विभवांतर इतना ही नाप रहा है या कुछ और नाप रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको जोड़ने से पहले हम किसके सिरों के बीच का विभवांतर निकाल रहे थे, R2 के सिरों के बीच का। अभी भी R2 के सिरों के बीच का विभवांतर कौन होगा, जो जितना विभवांतर V के सिरों का होगा वही विभवांतर R2 के सिरों का होगा, क्योंकि समांतर क्रम है। तो देखते हैं V कितना विभवांतर नाप रहा है, ये वोल्ट मीटर V। तो इसके लिए हमने यहां पर वोल्ट मीटर लगाया। इस वोल्ट मीटर का अपना कुछ प्रतिरोध होगा, माना इसका प्रतिरोध कितना है, R1। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R2 है, सॉरी RV है, ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। अब बताओ यहां पर A और B के बीच कुल कितना प्रतिरोध हो गया, इस A और B के बीच, A और B के बीच R2 और RV क्या है, समांतर क्रम में। तो इनका कुल प्रतिरोध कितना है, तो हम यहां पर मानेंगे, माना A व B के बीच अब कुल प्रतिरोध कितना हो गया। अब A और B के बीच कुल प्रतिरोध R2 नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो, इसका प्रतिरोध भी तो आ गया। तो माना इनका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R डैश। अब इस R डैश का सूत्र निकालेंगे समांतर क्रम वाली विधि से। तो तब जो है समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या भाई, तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ का टोटल, इन दोनों का टोटल कितना मान रखा है, R डैश इक्वल टू 1/R1 के स्थान पे ये आ जाएगा क्या, R2 प्लस 1/RV।
इसको लिख दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक हो गया ना? इसको कहीं पे नोट करके रखिए, इस वाले को। ये जो v का मान था आपका समीकरण नंबर 1 में, v इक्वल टू क्या है था आपका E अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ये समीकरण नंबर 1 नोट करके रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको भी। ठीक हो गया ना? तो अब देखिए आप इसमें ये समीकरण नंबर 3 क्या दे रहा है? वोल्ट मीटर को जोड़ने पे ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, ए और बी के बीच का। अब बताइए यहां पर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब मतलब जब वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? देखिए अब परिपथ का कुल प्रतिरोध देखो है, ये जो R1 है ये इस टोटल के साथ क्या माना जाएगा? श्रेणी क्रम में। अरे R1 तो इसका श्रेणी क्रम में था ना, तो इस टोटल के साथ भी क्या है? श्रेणी क्रम में। इसका टोटल प्रतिरोध कितना है? R डैश। तो हम यहां पर ये मान सकते हैं कि यहां पर एक ही प्रतिरोध है जिसका मान कितना है? R डैश। तो यहां का R डैश इस R1 के साथ क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है ना? ये भी श्रेणी क्रम में थे, तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R1 प्लस R डैश। R डैश हम इस सूत्र से देंगे। ठीक है, बाद में अप्लाई करेंगे इसको, और फिलहाल आप R डैश लिखेंगे। R डैश का मान यहां से निकाला जा सकता है समीकरण नंबर 3 से। आ गया कुल प्रतिरोध वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब आप देखिए वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद अब परिपथ में धारा कितनी बह रही है? जैसे हमने पहले I निकाला था, तब V निकाला था, वैसे हम दोबारा निकालेंगे कि वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद अब धारा कितनी बह रही है। वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद आप देखेंगे परिपथ में धारा का मान कुछ चेंज हो जाएगा। तो परिपथ में धारा कितनी आएगी? धारा का सूत्र क्या होता है? अभी लिखा था I बराबर ओम के नियम से V अपॉन R। तो धारा के में क्या आएगा? धारा को मानो ये कितना हो जाएगा? V के स्थान पे तो क्या आएगा? बैटरी का विद्युत बल E अपॉन R। R के स्थान पे टोटल प्रतिरोध कितना हो गया बताइए? ये मानो क्या? R1 प्लस R डैश, ये आ जाएगा। ठीक हो गया? ठीक, ये आ गया परिपथ में धारा। ठीक है, अब निकालो परिपथ में धारा आ गया, इसको क्या दीजिए आप? ये धारा जो है, ये जो धारा आ रहा है ये पहले वाली धारा I के सूत्र से अलग आ रही है। पहले वाले में E अपॉन R1 प्लस R2 था, अब R2 नहीं है, R डैश है। R डैश का मान ये है, यहां से निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको I तो नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे? I डैश। ये कुछ और ही धारा आ रही है, यानी वोल्ट मीटर जोड़ने पे धारा ही चेंज होगी परिपथ में। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इस वोल्ट मीटर का अपना कुछ प्रतिरोध था। ठीक है, अब यहां से क्या क्या धारा का मान निकाल दिया। अब निकालिए इस A और B के बीच का विभवांतर, जैसे पहले निकालता आपने। तो अब ऊपर निकाल दीजिए इसको यहां पे। अब परिपथ के सिरों के बीच का विभवांतर, ये A और B के बीच, अब A और B के बीच विभवांतर। इस नई कंडीशन में जब वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो A और B के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना है भाई? R डैश। हम ये मान सकते हैं यहां पर ये दोनों ना होके क्या है? एक ही प्रतिरोध है जिसका मान कितना है? R डैश। तो A और B के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा? वो विभवांतर मान लीजिए V डैश। तो V डैश बराबर ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू R। तो V डैश इक्वल टू I डैश। I डैश मतलब यहां से जो धारा जाती, तो यहां से धारा कितनी जाती? अब I नहीं मानेंगे, I तो तब थी जब वोल्ट मीटर था ही नहीं। अब हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो धारा क्या हो गई? I डैश हो गई। तो I डैश इंटू R के पे क्या आएगा?
आप किसके सिरों के बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं? ए और बी के। तो ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना है? आर डैश। तो इससे वी डैश का जो सूत्र आएगा, वी डैश बराबर आ गया, आई डैश का मान वहां से रखिए, यह आई डैश का मान ई अपॉन R1 प्लस आर डैश और इंटू आर डैश। समीकरण नंबर कितना आ गया आपका? ये माना समीकरण नंबर 4। ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं यहां पे कि जो वोल्टमीटर जोड़ने के बाद ए और बी के बीच का विभवांतर ये निकला, और वोल्टमीटर जोड़ने से पहले ए और बी के बीच का जो वास्तविक विभवांतर था वो तो ये था V। तो यानी V और V डैश बराबर थोड़ी है, V डैश का सूत्र ही है, V का सूत्र ही है, यहां R डैश है, यहां R2 है। ठीक है, R डैश का मान तो इन दोनों के कंबाइंड से निकल रहा है, ठीक है ना, RV और R2 के समांतर क्रम वाले फॉर्मूले से निकल रहा है। तो यानी ये और ये सेम नहीं है। ठीक हो गया। इसका अर्थ है कि वोल्टमीटर जोड़ने के बाद जो ए और बी के बीच विभवांतर आ रहा है वो विभवांतर वास्तविक विभवांतर का मान के बराबर नहीं है। यानी यहां पर वोल्टमीटर द्वारा नापने में कुछ त्रुटि हो गई है। वो त्रुटि कैसे आएगी? वोल्टमीटर जोड़ने पे नया विभवांतर तो ये आया, वास्तविक विभवांतर ये था, तो यानी वोल्ट मीटर जोड़ने पर विभवांतर के मान में क्या आ गई? कुछ त्रुटि आ गई है। तो निकालिए विभवांतर में त्रुटि। तो विभवांतर में त्रुटि, तो त्रुटि कैसे निकलेगी? वास्तविक मान ये आना चाहता जो सूत्र के अनुसार आना चाहता, ये ए और बी के बीच का निकल गया ये, तो एक त्रुटि हो गई। कितने की त्रुटि होगी? V माइनस वी डैश। निकालिए इसका मान। V का मान क्या है यहां पर निकालना मैं? V माइनस वी डैश, ये तो ये क्या कैसे निकलेगा? V माइनस वी डैश इक्वल टू V का मान यहां से रखिए E इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस वी डैश का मान यहां से रखिए E इंटू R डैश अपॉन R1 प्लस R डैश। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है? इसमें E कॉमन लीजिए, तो ये आ गया V माइनस वी डैश इक्वल टू E लीजिए कॉमन, यहां से क्या गया? R2 माइनस R2 डैश अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे हर वाले, R1 प्लस R2 और यहां से R1 प्लस R डैश। सिंपली भिन्नों को सॉल्व करना। ये E कॉमन आ गया बाहर है, माइनस R2 अपॉन ये माइनस R डैश अपॉन ये। ठीक है, अब इनका थोड़ा थोड़ा गलती होगी यहाँ पे, अभी मैंने अलग अलग लिखने थे ना, ये थोड़ा देखिए इसको। E कॉमन लिया तो ये क्या गया? R2 अपॉन R1 प्लस R2, एकदम वैसा नहीं लिखेंगे, ये तो ना R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R डैश अपॉन R1 प्लस R डैश, ये निकाले। ठीक है ना, ये आ गया, ये तो रहा बाकी। अब इसको इन दो भिन्नों को घटाइए, तो घटा के देखिए क्या आ रहा है। यह आ रहा है V माइनस वी डैश इक्वल टू E इंटू, अब एलसीएम क्या जाएगा इसका? R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R डैश, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है ना, हर में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंश में क्या आएगा? ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट। ठीक है ना, पहले का अंश गुणा के दूसरे का हर माइनस दूसरे का अंश गुणा के पहले का हर। तो कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? R2 इंटू R1 प्लस R डैश माइनस ये R डैश इंटू R1 प्लस R2। क्लियर? अब देखिए यहां पे V माइनस वी डैश इक्वल टू E, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इनका कुछ कट रहा होगा। R2 इंटू R1, ये क्या हो गया? R1 R2 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, R2 इंटू R डैश, ये मल्टीप्लाई हो गया।
फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया माइनस प्लस का माइनस हो गया मल्टीप्लाई होके R1 इंटू आर डैश, R1 इंटू आर डैश, फिर माइनस R2 इंटू आर डैश, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R डैश। क्लियर? अब R2 इंटू आर डैश, ये दोनों प्लस में भी है उतने माइनस में भी है, कैंसिल हो गया। R2 इंटू आर डैश, R2 इंटू आर डैश सेम है, विपरीत चिन्ह वाला कैंसिल हो गया। अब यहां कितना रहा, सिंप्लीफाई करने पे आपका ये आ गया v माइनस वी डैश इक्वल्स टू e इंटू R1 R2 माइनस R1 R डैश। इन दोनों में कॉमन क्या है R1, ब्रैकेट में आ जाएगा R2 माइनस R डैश अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R डैश। क्लियर? ये R1 R2, ये R1 R डैश, इन दोनों में R1 R1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रहा R2 माइनस R डैश। अब देखिए यहां से इसको माना मैं समीकरण नंबर 5 मान रहा हूं, जो भी है, ये त्रुटि है विभवांतर में, नापनी आना चाहता विभवांतर का मान v पर निकल गया था v डैश, त्रुटि हो गई। ठीक है, ये त्रुटि क्या होनी चाहिए, अगर हमारा वोल्टमीटर वास्तविक मान देना है इसको, तो ये त्रुटि कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब तो देगा ये। ठीक है, इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए ना, तो इन दोनों के मान बराबर होंगे तो घटाने में कितना अंतर है, 0। अगर ये दोनों बराबर हो तो घटने में क्या अंतर, 0। तो वोल्टमीटर वास्तविक मान दे, तो वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मापन के लिए, यानी वोल्टमीटर के द्वारा वास्तविक मापन के लिए इस v माइनस वी डैश का मान क्या होना चाहिए, 0। ये त्रुटि 0 होनी चाहिए, ये त्रुटि है, त्रुटि निकलनी नहीं चाहिए अंतर में, वो 0 होनी चाहिए त्रुटि। अब ये 0 मतलब इसका मान 0 कब होगा भाई, ये 0 होने का मतलब है कि ये वाला पार्ट भी 0 होगा, है ना। अब ये वाला पार्ट 0 कब होगा, E तो 0 हो नहीं सकता, विद्युत वाहक वाला बैटरी का ये 0 नहीं हो सकता। R1 ये प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता, तो यानी कौन सा 0 होगा, ये वाला तो 0 नहीं हो सकता। ये जो साथ में गुणा हो रहा है, ये दो प्रतिरोधों का डिफरेंस है, ये 0 होना चाहिए, यानी ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 को इससे गुणा करके टोटल 0 आ जाएगा, तो यानी ये 0 होना चाहिए। तो v माइनस वी डैश इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये पार्ट 0 होना चाहिए। इससे क्या निकल गया आपका, R2 माइनस R डैश, दिस शुड बी 0। ठीक हो गया। अब कीजिए इसको 0, अब देखिए इससे क्या आ रहा है, अब सॉल्व करके देखिए इसको आगे, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। देखिए क्या, अब मैं इसको लिख सकता हूं R2 इक्वल टू R डैश, इसको यहां लिखिए। ठीक हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, त्रुटि 0 के लिए, यही तो रिजल्ट निकला से। अब इसका जब ये दोनों बराबर है, तो दो संख्याएं बराबर है, तो इनके व्युत्क्रम भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कर सकते हैं इसको ऐसा, इसके बट्टे में कितना होगा भाई, 1, इनके हर में 1 मान सकते हैं, तो उल्टा कर दो उसका, तो इनका उल्टा ये होता है, ये भी बराबर होगा। अब इसका मान आपके पास है, ठीक है, ये तो 1/R2 है, ये सूत्र आपके पास है। मैंने इनका कंबाइन निकालता है, RV और R2 समांतर क्रम में, इनका परिणामी प्रतिरोध क्या था, R डैश, तो सूत्र आया था 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/RV आया था ना। तो यानी 1/R डैश का सूत्र क्या था, 1/R डैश के स्थान में क्या रख देंगे, उस पीछे लिखा मैंने समीकरण, क्या आएगा, 1/R2 प्लस 1/RV रख सकते हैं, निकाल रखा पहले, तो वहां से 1/R डैश का मैंने यहां पर रख दिया। अब देखिए उत्तर 1/R2 और 1/R2 ये बराबर के दोनों तरफ है, सेम चिन्ह का कट गया है, ये कट गया है, 1/R2 और 1/R2 कैंसिल हो गया। कितना है यहाँ, 1/RV इक्वल टू कितना बच गया भैया, 0। यहां तो कुछ रहा ही नहीं, तो कट गया। तो 1/RV इक्वल टू 0, इस भिन्न का मान 0 आ गया।
तो इस भिन्न का मान 0 आ गया। मतलब कब आता है किसी भिन्न का मान 0? जब उसका हर क्या होता है, अनंत के बराबर होता है। तो इस भिन्न का मान 0 आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसका हर यानी आर भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है, यानी आर भी की वैल्यू क्या होना चाहिए, अनंत। अर्थात वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध की वास्तविक मापन के लिए इस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। ठीक हो गया। अब देखिए, अभी तक मैंने यहां पर कहीं धारामापी का जिक्र नहीं किया। अब धारामापी से कैसे बनाएंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि किसी भी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है। होता तो है कुछ ना कुछ, परिमित होता है, अनंत नहीं होता। ठीक है, तो अब अनंत कैसे करेंगे, या अनंत से मतलब अधिक से अधिक करना है, तो कैसे करेंगे, इसके नाम यहां पर धारामापी से वोल्ट मीटर बनाएंगे। कैसे, ये यहां पर चित्र देता है। ये देखिए, इसी को मैंने यहां लिखा है। ये तुम्हारा R1 वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी होगी, ये विद्युत वाली, ये R1 वाला ये आ गया। ठीक है ना। अब यहां पर A और B ये बिंदु थे, इनके बीच प्रतिरोध R2 था। ऊपर क्या था, वोल्ट मीटर। मैंने वोल्ट मीटर के पे क्या जोड़ दिया, पे धारामापी, और ये इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ दिया मैंने। ये जो प्रतिरोध है ये इस धारामापी के साथ क्या जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। यानी अगर आप धारामापी के साथ क्या करना चाह रहे हैं, धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, ये वाला R1 धारामापी के श्रेणी क्रम। ठीक है ना। तो ये याद रखना, धारामापी से जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च मान वाला प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर उच्च मान वाला प्रतिरोध R मान, क्योंकि जब ये इसका श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो इसका जो अपना मान, इसका प्रतिरोध कितना था, Rg, इसके साथ श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध जुड़ गया। और इस धारामापी का जो अपना प्रतिरोध होगा उसमें कुंडली है, उसका प्रतिरोध Rg, इसके साथ एक अन्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो इन दोनों का टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Rg प्लस R, और ज्यादा बढ़ गया। और इसमें और नहीं जुड़ गया इतना, तो यानी यहां पर टोटल प्रतिरोध यहां कितना हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, धारामापी के प्रतिरोध से भी ज्यादा हो जाएगा। अब ये ज्यादा प्रतिरोध जो हो गया, ये अब R2 के साथ क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा था। यहां पर मैंने वोल्ट मीटर जोड़ा था, तो वोल्ट मीटर का मतलब है धारामापी के साथ आपने क्या जोड़ देना है, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देना है। तो तब ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर, ये है आपका क्या, वोल्ट मीटर। ठीक हो गया। और इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, यहां पे कुल प्रतिरोध कितना होगा वोल्ट मीटर का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा धारामापी का प्रतिरोध कितना माना हो मैंने, G। सपोज धारामापी का प्रतिरोध G, अब वोल्ट इसके साथ श्रेणी क्रम में कितना जोड़ दिया, R। ठीक हो गया। ये हो जाएगा धारामापी का वोल्ट मीटर में। जब हम बदलेंगे इसको, तो धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा धारामापी का या इस वोल्ट मीटर का, G प्लस R। G धारामापी का अपना प्रतिरोध, R इसके साथ जोड़ा हुआ एक्स्ट्रा प्रतिरोध। अब इसमें धारा कितनी जा रही है, हम ये मान रहे हैं कि बैटरी से धारा I आई, ये I धारा यहां पर तक आई, इसके बाद कुछ धारा IG ये कहां चले गई, धारामापी में, और शेष धारा किसमें गई, I माइनस IG, ये इस प्रतिरोध में। अब ये धारामापी में कितनी धारा जा रही है, IG। तो बताओ इस धारामापी मत को, इसको वोल्ट मीटर कहता हूं, ये वोल्ट मीटर बन गया ना। इस वोल्ट मीटर के सिरों के बीच का प्रतिरोध कितना हो जाए, इस वोल्ट मीटर के सिरों के बीच का विभवांतर अब कितना होगा, कि धारामापी से जब वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो अब इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, धारामापी से
वोल्टमीटर बनाने पर ये ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच का विभवांतर वही होगा जो इस वोल्टमीटर के बीच का विभवांतर होगा या इस प्रतिरोध के बीच का विभवांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, तो जो यहाँ का विभवांतर होगा वही यहाँ का विभवांतर होगा। तो ए और बी के बीच का विभवांतर मतलब यहाँ का विभवांतर। यहाँ का विभवांतर कितना होगा? यहाँ का विभवांतर होगा, होना कितना चाहता? V। तो ये इसका मान कैसे निकलेगा? ओम के नियम से। इसमें बहने वाली धारा, इसमें धारा कितनी बह रही है? IG इंटू यहां का प्रतिरोध। यहां का प्रतिरोध कितना है? G प्लस R, ये निकाल रखा है G प्लस R। ठीक हो गया। अब यहां से G प्लस R का मान निकालो। G प्लस R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन IG। अरे इस ब्रैकेट का मान निकाला तो ये IG इसके बट्टे में जाएगा। अब यहां से R बराबर V अपॉन IG माइनस G। तो ये जो सूत्र आ गया आपका R बराबर V अपॉन IG। IG क्या है? इस धारा मापी या वोल्टमीटर में जाने वाली धारा। V क्या है? A और B के बीच का विभवांतर, वास्तविक विभवांतर जो था। G क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। तो V अपॉन IG माइनस G। इस सूत्र से आपको क्या मिलेगा? उस प्रतिरोध R का मान मिलेगा जो कि धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना है। क्योंकि तभी जाके, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तभी जाके वोल्टमीटर बन पाएगा। तो धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिसका सूत्र R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन IG माइनस G। ठीक है। एग्जाम में जब आता है आपको यहां तक डेरिवेशन करनी पड़ती है। इस IG धारा के बहने पर ये धारा मापी या वोल्टमीटर की सुई ये क्या होगी? पूरा विक्षेप देगी, पूरा विक्षेप देगी। तो इसका अर्थ है कि ए और बी के बीच का विभवांतर V होने पर भी ये क्या देगी? पूरा विक्षेप देगी। क्योंकि IG धारा बहने पर पूरा विक्षेप दे रही है, तो उस समय यहां विभवांतर कितना है? V। जब धारा आएगी तो विभवांतर कितना है? V। तो उस समय भी ये पूरा विक्षेप देगी। अर्थात अब ये वोल्टमीटर जो बन गया ये वास्तविक विभवांतर V को नापेगा। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।